नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। चैप्टर का नाम अगर देखा जाए तो चैप्टर 4 है ये, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक बंधन। और मैं बताना चाहता हूँ इसमें पूरा कंप्लीट थ्योरी भी देखेंगे और जितने भी PYQs है 119 से प्लस PYQs मैं लाया हूँ, वो सारे PYQs भी देखेंगे। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे BPSC TRE का कर रहे हो, स्टेट कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, बिहार SSC की खासकर कर रहे हो, इन सभी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। ध्यान दीजिएगा, जो भी थ्योरी है उसको अच्छे से समझिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव सारे आराम से बना पाएँ आप, क्योंकि थ्योरी पे ही आधारित होता है। कह रहा है प्रकृति में होने वाली सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक परिवर्तन को हम लोग अच्छे से जानते हैं केमिकल रिएक्शन को, कि जब कोई नया चीज़ बनता है, बात समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलिए पानी को आप क्या करते हैं, ठंड करते हैं तो वो जम जाता है, और फिर उसको पिघला देंगे, गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज हुआ, उसकी बात नहीं कर रहा। रासायनिक चेंज, जैसे दूध से दही का बन जाना, हर जगह पे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थ का सृजन होता है, मतलब निर्माण होता है। आगे कहा जा रहा है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के विशाल जो भूभाग है, जैव विविधता का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही हुआ है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आगे कहा जाए, आगे यदि बात करिएगा तो आप देखा जाए लिखा गया है कि जब कोई पदार्थ, ठीक है, एक दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर स्वयं ही या एक, गौर से सुनिए, एक या अधिक नवीन पदार्थ गुण वाले चीज का निर्माण करे। ऐसा नहीं है कि एक बार, ऐसा हो सकता है आपको अलग अलग प्रक्रिया से रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसको अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक का मतलब होता है रिएक्टेंट, ध्यान रखिएगा इस बात का। और जो चीज़ बनता है अभिक्रिया के बाद, कुछ ऐसा चीज़ भी तो है जो बनता है, उस चीज़ को हम लोग प्रोडक्ट या उत्पाद बोलते हैं। ध्यान रखिए, जैसे आपके सामने कुछ रिएक्शंस मैं दे रहा हूँ। ये है आपका CH4, मेथेन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना रहा है, आपका पानी बना रहा है। तो ये जितने चीज़ इधर है ये प्रोडक्ट है, इधर रिएक्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने डिफिनीशन में बताया था, कोई पदार्थ किसी दूसरे से मिलकर या अकेले, ये अकेले ही क्या कर रहा है, एक से ज़्यादा पदार्थ का निर्माण कर रहा है। अब ये देखिए, दो से मिलकर एक पदार्थ बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब अलग अलग पदार्थ मिलकर अलग अलग चीज़ बनेगा। अकेले कोई चीज़ टूट के एक से ज़्यादा बना लेगा, या दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बनेगा। क्लियर है इतनी बातें? तो हाँ, ये चीज़ क्लियर है। आगे आइए, बहुत ही बेसिक चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। रासायनिक अभिक्रिया की प्रमुख विशेषता, सबसे पहला विशेषता यही है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन भी होता है इसके अंदर। आगे आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो सबसे महत्तम कक्षा के सेल होते हैं उसको बोला जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया निम्न चरणों से होकर गुजरती है। अगर बात करा जाए, पहला देखेंगे तो अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में विभक्त हो जाते हैं। अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में विभक्त हो जाते हैं। क्लियर है बात? क्योंकि यौगिक भी हो सकता है ना, इसीलिए परमाणु अभिक्रिया के दौरान आपस में नए जो रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्ड होते हैं वो तैयार होते हैं, और यही केमिकल बॉन्ड के द्वारा नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक बंधन बनने से नए गुण वाले अणु का निर्माण होता है। आप कहिएगा वहाँ परमाणु यहाँ अणु, तो आप एक बात समझो, एक से ज़्यादा परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको अणु हम लोग कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। कहीं लिखा हुआ है H, ये है परमाणु, लेकिन कहीं मैं लिख दिया H2, तो ये क्या है पता है, ये अणु है। बात समझ में आया? जैसे एक चीज़ और लिखता हूँ, H2O लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये अणु है, जल का एक अणु है। समझ गए? मतलब एक से ज़्यादा परमाणु के मिलने से किसका निर्माण होता है, अणु का। तो उत्पाद के रूप में अणु बनते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की भी उत्पत्ति होती है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखेंगे, जिंक को अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाते हैं, जिंक एक तरह का मेटल है और ये एसिड है, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो गैस यहाँ बना ना। उसी तरह अगला पॉइंट में कह रहा है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप यानी प्रिसिपिटेट का निर्माण होता है। कुछ ठोस पदार्थ अभिक्रिया से अलग होता है। देखिएगा, अभिकारक की, गौर से सुनिए, अभिकारक की अवस्था द्रव हो तथा उत्पाद जो होता है ठोस बन जाए तो यह ठोस अवक्षेप कहलाता है। ऐसा भी तो हो सकता है। बात समझ में आई कुछ? कि अवक्षेप क्या होता है कि लिक्विड का प्रियक क्या, जैसे देखिए ये लिक्विड है और बन क्या गया, ये बेरियम सल्फेट, ये ठोस बन गया, तो यही अवक्षेप कहला जाता है। बात समझ में आया? प्रिसिपिटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इसी लिक्विड है, ये तो पता चल ही गया होगा आपको।
आगे समझिए, बैरियम क्लोराइड है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और यहाँ बैरियम सल्फेट बन गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया है। आगे बढ़े क्या, जी सर। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था परिवर्तन जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये दोनों गैस है और बन के निकलता है क्या, H2O। ये क्या है, लिक्विड है। बात समझ में आया कुछ, तो यस समझ में आया, वही बात, अवस्था बदल गया। आगे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन होता है। ताप या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। ताप जब बढ़ता है तो ऊष्माक्षेपी बोलते हैं उसको, और ताप घट जाता है तो ऊष्माशोषी रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात, यस सर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के परिवर्तन होते हैं, रंग में परिवर्तन हो जाता है, ये बात भी सही है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सदा ही ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होता है। या तो ऊर्जा निकलेगा या ऊर्जा खत्म होगा, यही होगा, बट ऊर्जा की तो बात होगी ही होगी। ये सारे विशेषताएं हैं। आगे का रासायनिक अभिक्रिया करने हेतु अभिकारक सामान्यतः क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा। सामान्य अवस्था में उत्तेजित अवस्था में लाने हेतु कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया आपको कराना है तो अभिकारक को सामान्य अवस्था से उत्तेजित तो करना पड़ेगा ना। वो जो उत्तेजित आप करेंगे उसके लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और उसी ऊर्जा को यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यह ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया का संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्रियन ऊर्जा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट करता है उसको ताकि वो रिएक्शन करे। बात समझ में। अगला करा, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बीच के रासायनिक बंधन टूटते हैं। जो परमाणु होते हैं उसके बीच रासायनिक बंधन टूटते हैं और उन्हीं परमाणु के बीच नए रासायनिक बंधन बन जाते हैं। कुछ टूट रहा है और कुछ की जगह पे बन जा रहा है। क्लियर है इतनी बातें, तो क्लियर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। छोटी छोटी जो बातें होती है बहुत काम की होती है। नेक्स्ट आप देखिए, रासायनिक समीकरण की अब हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी रासायनिक समीकरण की विशेषता हमने पढ़ा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को जब हम इस रूप में व्यक्त करते हैं तो यही कहलाता है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो वो तो जान गए कि हाँ रासायनिक, ये तो हम जान गए कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को मिला तो जल बन गया। बट प्रॉब्लम यहाँ ये खड़ा होता है कि वो लिखेंगे कैसे। जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन से मिला तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जब हम लिख देते हैं इसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अंडरस्टैंड, तो यस। यहाँ देखिए, कह रहा रासायनिक संकेत तथा रासायनिक सूत्र के मदद से रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त करने की जो उपरांत जो समीकरण प्राप्त होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्र में लिखते हैं। ये रासायनिक संकेत है और ये रासायनिक सूत्र है। संकेत तो सिंपल होता है ना किसी भी तत्व का, लेकिन वो मिलकर जो यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या रासायनिक सूत्र में लिखते हैं। मुझे लगता है आपको बातें इतनी समझ में आई होगी। यहाँ कह रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। लोहे के क्षार को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनता है, और कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है। रिएक्शन में समझना होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अलग करता है। जैसे देखिए फेरस ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको देखिए अच्छे से, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है कॉपर। तो फेरस आएगा इसके सल्फेट को छीन लेगा तो फेरस सल्फेट बनाएगा, ये कॉपर हो जाएगा। फेरस सल्फेट हरा रंग का होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे कह रहा है रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक तो संतुलन कहलाता है। बात समझ में, रासायनिक समीकरण जो संतुलित होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होता है जो असंतुलित होता है। बैलेंस वाले क्या होते हैं उसको समझिए। आप इधर काउंट करिए, यहाँ पे जो डिफिनीशन दिया उसी को बता रहा हूँ। इसमें जो होता है परमाणु की संख्या समान रहते हैं। जैसे यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। इधर देखिए कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो बैलेंस है, तीर के दोनों तरफ यस। यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऑक्सीजन 1 मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये जो इस तरफ लिखा रहता है ना, वो इसके नीचे सब जगह गुना करके चेक करिएगा, डायरेक्ट नहीं। यहाँ जो 2 लिखा होता है वो सबका होता है। जैसे ये 2 से गुना होगा तो 4 हाइड्रोजन हो गया, यही इससे जब गुना करेगा तो 2 ऑक्सीजन और हो जाएगा, ऐसे करके। समझ में आई बातें। आगे एल्युमिनियम है 2 गो, इसमें आप देखेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड में 3 दूनी 6 गो हाइड्रोजन है, सल्फर 3 गो है। यहाँ 1 से गुना करिएगा तो, और ऑक्सीजन के 4 से गुना करिएगा तो 4 तिहाई 12 है पीस। बात समझ में आ रही है कुछ बात, तो यस समझ में आ रही है। ऐसे करके आपको रिएक्शन याद रखना है। इसमें जब काउंट करेंगे आप तो देखिए एल्युमिनियम 2 गो है, यहाँ देखिए एल्युमिनियम 2 गो है। हाइड्रोजन 6 गो है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 6 गो है। यहाँ पे सल्फेट पूरा अगर देखेंगे एक साथ तो सल्फेट कितना पीस है, 3 पीस है, 3 से गुना होगा। यहाँ भी देखिए सल्फेट के बाहर लिखा हुआ है 3, ये भी 3 का मतलब इन सभी में गुना करना होता है। समझ में आई बातें।
अगर हम बात करें तो अब रासायनिक क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। रासायनिक समीकरण ऐसा जिसमें दोनों तरफ क्या होता है ना, परमाणु बराबर नहीं होते। जैसे आयरन है यहाँ पे जल है, आप देखेंगे तो इधर क्या बन गया, Fe3O4 बन गया, फेरस ऑक्साइड बन गया। इधर में क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बन गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ये तो बैलेंस है। लेकिन आगे ऑक्सीजन को जरा चेक करिए, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, आप कहेंगे सर यहाँ तो 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है 4, तो अनबैलेंस है। यहाँ पे फेरस कितना है 1 है, यहाँ पे 3 है, तो अनबैलेंस को बैलेंस करना भी हम लोग सीखेंगे। बात समझे, ऐसा एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा बैकग्राउंड से हल्का सा नॉइजी जाएगा आपको, क्योंकि थोड़ा पंखा चला लिए हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, गर्मी हो रहा था। तो मैं क्या कह रहा था, ये चीज़ को समझना है कि अगर इसकी संख्या अगर बराबर नहीं है तो आगे हम लोग को सीखना है कि बराबर कैसे करना है। बात समझ में आ रही है कुछ? जैसे आप यहाँ जब देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने हेतु, समझ गए, इस नियम का पालन करके असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे कह रहा है, आप देखेंगे रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या क्या हमको अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। अगर कोई पूछे आपसे कि रासायनिक समीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो कहेंगे बहुत तरह की चीज़ प्राप्त होता है, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होता है। पहला अगर देखेंगे, रासायनिक समीकरण से अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक संकेत एवं सूत्र पता चल जाता है। यहाँ देखिए, इसका आप सूत्र भी देख रहे हैं, इसका भी सूत्र दिख रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यानी इसके सूत्र की जानकारी आपको आराम से मिल जाती है। दूसरा पॉइंट कर रहा है, रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक पदार्थ तथा बनने वाले उत्पाद के पदार्थ की जानकारी प्राप्त होता है। मतलब क्या क्या चीज़ बन रहा है, क्या चीज़ रिएक्ट कर रहा है। बात समझ में आया? आगे यदि हम बात करें तो कह रहा है, रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु एवं अणु की अपेक्षिक संख्या भी पता चल जाता है कि कितना रिलेटिव नंबर है, यस और नॉट, तो यस पता चल जाता है। रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान का भी पता चल जाता है और मूल अनुपात का भी पता चल जाता है। द्रव्यमान पता चल गया, मूल अनुपात भी पता चल जाता है, क्योंकि मेनली परमाणु संख्या आप जानते हैं ना, सबका परमाणु संख्या जानते हैं, कौन कितना पीस जानते हैं, तो आराम से आपको समझ में आगे आ जाना चाहिए, यस और नॉट। आगे कह रहा है, अभिकारक तथा उत्पाद अगर गैसीय पदार्थ है, अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय पदार्थ है, तो रासायनिक समीकरण द्वारा अगर आप बात करें, रासायनिक समीकरण द्वारा गैसीय पदार्थ की अपेक्षिक आयतन का भी पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 22.4 कुछ करके चीज़ है, आगे बताऊंगा आपको ये क्या है, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में व्यक्त करने की विधि जो है संपूर्ण विश्व में एक समान होती है। इससे क्या बेनिफिट मिल जाता है कि कहीं भी रिएक्शन आपने लिख दिया, वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी देखेगा उसको समझ में अच्छे से आ जाएगा। आगे पॉइंट में कह रहा है, रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्नलिखित अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब यहीं से क्वेश्चन रेडी हो जाता है कि किसका पता चलता है, किसका नहीं। मान के चलिए कोई ऐसा चीज़ है जो प्राप्त नहीं होता है जानकारी, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला चीज़ पूछता है क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण द्वारा क्या अभिकारक तथा उत्पाद के भौतिक अवस्था की जानकारी का पता चलता है, तो आप कह देंगे हाँ अगर नहीं पता रहेगा तो, लेकिन आपको क्या डालना है कि नहीं, इससे पता नहीं चलता भौतिक अवस्था का। आगे कह रहा है, रासायनिक जो है समीकरण द्वारा अभिकारक के वेग किस रफ्तार से अभिक्रिया हो रहा है, इसका भी जानकारी नहीं मिलता है। रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक के दौरान उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा का भी जानकारी नहीं मिलता है कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है। क्लियर है बात? तो यस क्लियर है। अगला पॉइंट में आपका कहा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले विस्फोट की जानकारी भी नहीं प्राप्त हो पाता है। जैसे कि आपको बता दें, ढेर सारा हाइड्रोजन रखा हुआ है और ऑक्सीजन उसको मिल गया तो एक विस्फोट हो सकता है, इसका भी पता नहीं चलता। जैसे सोडियम रिएक्ट करता है, सोडियम भी विस्फोट करता है। आगे कह रहा है, रासायनिक समीकरण द्वारा यह पता नहीं चल पाता है कि अभिक्रिया के बारे में कहा जा रहा है कि अभिक्रिया किन दशाओं में ताप दाब उत्प्रेरक की अवस्था में हो रहा है। ये सभी जानकारी रासायनिक अभिक्रिया से नहीं हो पाता है, रासायनिक समीकरण से। रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्रा यानी वेट की भी जानकारी नहीं हो पाती है, कितना वजन है। अच्छा, यहाँ वेट की बात कर रहा है और ऊपर में क्या बात किया था, यहाँ देखिए मैं भी दिखा रहा हूँ, कहाँ पे चला गया, थोड़ा दे दीजिए। हाँ, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, द्रव्यमान वेट में अंतर है। बात समझ में आया? द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, लेकिन वेट हमेशा बदलता है, तो वेट का पता नहीं चलता है। क्लियर है? आगे कह रहा है, रासायनिक समीकरण से कुछ अतिरिक्त चिन्ह और संकेत का प्रयोग करके रासायनिक समीकरण को बहुत अच्छा बना सकते हैं, उसे और अधिक ज्ञानप्रद बनाया जा सकता है। तो वो कैसे बनता है, उस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे
पहला करा है यहाँ से क्वेश्चन कैसे आया मैं बताऊंगा अभी। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था के जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, ठोस के लिए S लगा देते हैं, द्रव के लिए L लगा देते हैं, और जो जलीय विलयन हो उसके लिए AQ लिख देते हैं, एक्वस। बात समझ में आया। और एक्वस तो लिख ही दिए, और यदि वो गैसीय है तो G लिख देते हैं। जैसे एक रिएक्शन आपके सामने दिया है, इसे देखिए जरा। जैसे आप देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये है आपका AG। AG का मतलब क्या होता है, AG क्या होता है, AG तो कुछ नहीं होता है, ये क्या लिखा हुआ है, AQ होना चाहिए था, समझे दोस्त, यहाँ कुछ मिस प्रिंट है, यहाँ Q होता। AQ का मतलब होता है एक्वस, ये पानी में घुला हुआ है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप दे रहे हैं, गैसियस रूप में आप दे रहे हैं, मतलब ये तो पानी में घुला हुआ है चूना, और ये बुझा हुआ चूना कहलाता है। बात समझ में आई कुछ। आगे कह रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दिए तो ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ये सॉलिड बन गया अवक्षेप के जैसा। और ये क्या है, H2O मतलब लिक्विड बन गया। तो ये जो L है, S है, G है, AQ है, समझ में आ रही है ना क्या बता रहा है। कुछ और बातें देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में उत्सर्जित और अवशोषित ऊष्मा की जानकारी के लिए क्या करते हैं। अगर मान के चलिए कि रासायनिक अभिक्रिया ये है, अगर आप इस तरफ में लिखते हैं तो इसका मतलब है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गया, मतलब इसमें एनर्जी निकला है। आगे कह रहा है इस जगह पे, यहाँ पे ऊष्मा लिखा हुआ है, इस तरफ में ऊष्मा नहीं लिखा हुआ है, इधर में ऊष्मा नहीं है, सिर्फ 2NO है। तो याद रखिए ऊष्मा शोषी है, इसमें का ऊष्मा क्या हो गया, खत्म हो गया। इससे पता चल रहा है कि रिएक्शन तो हम ऊष्मा में करा रहे थे, लेकिन बाद में ऊष्मा बचा नहीं। आगे आइए, कुछ और बात जानिए। जैसे एरो पर जानिए, एरो अगर ऊपर हो, एरो है नीचे, उसको समझिए। एरो ऊपर का मतलब होता है अभिक्रिया में गैस निकला है, एरो नीचे का मतलब है अवक्षेप बना, जिसको प्रिसिपिटेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है। रासायनिक समीकरण में एरो का चिन्ह इस टाइप का है, और उसके ऊपर कुछ लिख देते हैं या नीचे लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, ऊपर में ताप, दाब, उत्प्रेरक, इन चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, ऐसा पता चलता है। कह रहा है यहाँ नाइट्रोजन है, समझ में आई बातें। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, NH3। तो आप देखेंगे इसके ऊपर में क्या लिखा गया, मैं बड़ा साइज करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ऊपर में यहाँ फेरस दिया हुआ है, MO दिया हुआ है, नीचे 223 केल्विन दिया हुआ है, यहाँ पे 200 ATM दिया हुआ, मतलब ये प्रेशर कितना है, तो टेम्परेचर कितना है, उत्प्रेरक में क्या क्या आप डाल रहे हैं, तब जाके ये रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है। तो तीर के ऊपर नीचे डाला जाता है, यहाँ एरो बनाना जरूरी था तीर में। एक और चीज़ नहीं दिया है, वो भी बता देता हूँ। अगर कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जो इधर से उधर भी होता है, इधर से उधर भी होता है, मान के चलिए इधर से बन के ये बना, और उसको अगर कुछ देर छोड़ दिया तो फिर इधर से इधर बन जाएगा, तो उसके लिए जो साइन होता है वो साइन यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ, ऐसे और ऐसे होता है। ये साइन लगने का मतलब है इधर वाला जो मटेरियल है इधर वाला बन सकता है, और इधर का मटेरियल इधर वाला बन सकता है। क्लियर हुई इतनी बातें। तो आप कहेंगे हाँ सर इतनी बातें क्लियर हुई। आगे समझने का यदि प्रयत्न करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, फटाफट देख लीजिए। ये सब क्लास 10th में खूब सारा पढ़ने को आपको मिला होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए समझते हैं। पहला कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया, जिसको कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गई बातें। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगला है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद कह रहा है अकेला पदार्थ जो है अन्य पदार्थ का, मतलब अन्य पदार्थ से मिलकर अकेला पदार्थ बनता है, तो उसे हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको समझिए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन 2 चीज़ मिला, बना क्या, सिर्फ एक चीज़ बना, CO2, तो यही कहलाता है आपका कम्बिनेशन। इसमें कहा जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड मिला है जल के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तब बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह बुझा हुआ चूना है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको बोलते हैं हम लोग क्विकलाइम। ये रिएक्शन में बहुत ही हीट पैदा करता है और ये नहीं करता है। आगे आप देख सकते हैं उसी तरह ये 2 चीज़ मिला, एक बना। जब 2 मिलकर एक बने, या 3 चीज़ मिले या 4 चीज़ मिले, लेकिन बनना एक चाहिए, इस तरफ में एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या अधिक तत्व संयोग कर एक यौगिक बनाते हैं। कह रहा है 2 या अधिक यौगिक संयोग कर एक नया यौगिक बना देते हैं। तत्व और यौगिक संयोग कर नया यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब है 2 तत्व मिलकर यौगिक बन सकता है, एक यौगिक एक तत्व हो सकता है, 2 यौगिक हो सकता है, लेकिन उधर में क्या होगा आपको पता होना चाहिए, एक बनता है। आगे कहा जा रहा है, आप एक चीज़ समझिएगा, ये अपघटन अभिक्रिया क्या होता है समझ लीजिए। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, एक चीज़ टूट के एक से ज़्यादा बनता है, बस माइंड में इतना ही रखना है। कोई एक चीज़ टूटेगा एक से ज़्यादा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, उसी तरह पोटेशियम क्लोरेट जो है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना रहा है।
एक चीज़ यहाँ समझिए कि अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा के मदद से होता है। ऊष्मा गर्मी देकर यानी हीट करके, प्रकाश के मदद से भी होता है और ऊर्जा जो इलेक्ट्रिसिटी देकर भी होता है। आगे कहता है कि ऊष्मा के मदद से संपन्न होने वाला जो अपघटन अभिक्रिया होता है उसका ऊष्मीय अपघटन बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। सबका नाम मैंने बता दिया। यहाँ देख लीजिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया स्पेशल दे रहा है। क्या होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, लिखा गया है कि विद्युत धारा के द्वारा जो अपघटन अभिक्रिया होता है उसे हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें खास बात यह है कि धातु के ऑक्साइड आगे कह रहा है कि क्लोराइड विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब कहा जाता है कि कैथोड पर ऑक्सीजन का और क्लोरीन गैस एनोड पर क्या मुक्त हो जाती है। समझे? जैसे सोडियम क्लोराइड है, विद्युत अपघटन कर रहे हैं तो सोडियम बना और साथ में क्लोरीन बना कैथोड और एनोड पर। आगे अगर देखेंगे तो कैल्शियम के ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम बना और ऑक्सीजन बना, ऐसे करके जल का देख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैथोड पर ये आ रहा है और एनोड पर ये जा रहा है। देखिए कैथोड और एनोड को समझिए। नॉर्मली यदि बात करिएगा तो हमारे घरों में जो लगा रहता है बैटरी, उसका खास बात क्या होता है कि जो प्लस होता है उसको कैथोड बोलते हैं, घर में जो रहता है बैटरी, और जो माइनस वाला होता है उसको एनोड बोलते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, ये चीज़ समझना है आपको। यहाँ पे जो होगा, ये जो कैथोड होगा ये माइनस होगा, एनोड प्लस होगा यहाँ पे, समझे? यही समझना रहता है, बहुत लोग नहीं जानते इन चीज़ों को। आगे कहता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जिसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, तो इसको समझ लीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। यहाँ पे देखिए जरा, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ आप डाले हैं तो क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। प्रकाश देखिए बीच में लिखा हुआ है। उसी तरह सिल्वर क्लोराइड कैसे बनता है? सिल्वर और क्लोरीन टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बन रहा है? ये आपका कौन सा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, आपको पता होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं CO2 H2O, आगे है आपका C6H12O6 6O2 और 6H2O, ये बनता है। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है? विस्थापन का मतलब ही होता है विस्थापित करना, एक से दूसरे पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व या यौगिक जो होता है ना किसी दूसरे पर विस्थापित होता है, अपने आयन का विस्थापन करते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया दो तरह से होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो सकता है और सिंगल विस्थापन अभिक्रिया हो सकता है। सिंगल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कहा जा रहा है कोई एक ही चीज़ एक पर से दूसरे पर जाएगा, और डबल विस्थापन अभिक्रिया में इस पर से उस पर से उस पर भी होगा। आगे आते हैं कुछ रिएक्टिव सीरीज में, अभी ट्रिक से याद कराऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखा गया अत्यधिक अभिक्रियाशील है। जैसे आप देख सकते हैं पोटेशियम से कम क्रियाशील है सोडियम, उससे कम लिथियम है, उसका बैरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। मध्यम क्रियाशील में एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, निकेल, टीन, लेड है। कॉपर जो क्रियाशील ही नहीं है, कॉपर, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये इसका सीरीज दिया गया है, समझे? इसका एक ट्रिक मैं देता हूं जिससे याद रखिएगा। कैटरीना ने कार मांगी, मिला क्या? अल्टो, जेन और फेरारी। ये उस पर डिपेंड होगा। देखिए अल्टो से महंगा है जेन, उससे महंगा है फेरारी, इसीलिए अल्टो, जेन और फेरारी। तो इससे आप याद रख सकते हैं। बीच में लिथियम, बैरियम और स्ट्रोंशियम होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा तीनों को एक्स्ट्रा याद रखिएगा। ये बहुत कम आता है इसलिए इसका ट्रिक नहीं बना है। मेनली होता है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। उसके बाद निकेल और टीन है, एसएन से टीन होता है, समझे? और पीवी से लेड होता है, तो आपको पता ही होना चाहिए। आगे बढ़िए। अधातु में अगर क्रियाशील की बात करें तो फेरस से कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन होता है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हैं जैसे देखिए कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, तो इस पर का सल्फेट कहाँ चला जाएगा? मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, कॉपर अलग। सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा। फेरस सल्फेट में जिंक आएगा, तो उसी तरह रिएक्शन होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो बार होगा, बस इसी को समझना है। देखिए जरा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट है और कैल्शियम सोडियम क्लोराइड है, तो सिल्वर नाइट्रेट बना, सोडियम
नाइट्रेट बन गया। ये कैसे हुआ? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, तो इस पर से उस पर और उस पर से उस पर ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। उसी तरह बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, जल बन गया। यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और आगे है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ क्या बन गया है? अमोनियम सल्फेट बन गया और साथ में आपको जल बन गया। ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा देख देख के प्रैक्टिस होता रहेगा आपको। आगे करा अवक्षेपण अभिक्रिया का होता है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो प्रिसिपिटेट रिएक्शन साफ साफ आप समझ सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कोई ठोस पदार्थ के रूप में जब विलयन से अलग होता है उसे प्रिसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखते हैं सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या बना? ये सॉलिड बना। सिल्वर जो क्लोराइड है ये सॉलिड है, ये चीज़ को समझिएगा। आगे कहा जा रहा है आपको, यहाँ पे जो दिया गया है सोडियम नाइट्रेट है। आगे उसी तरह लेड नाइट्रेट का जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, ये सॉलिड है, और उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। नाम ये सब जानते हैं कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गौर करके सुनिएगा, समझे? ये सब इंपॉर्टेंट है, नाम पता रहेगा, रिएक्शन तो अच्छा रहेगा। आगे करा उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अम्ल का एसिड का भस्म से कराएंगे, भस्म मतलब बेस, तो इससे जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे है बन गया जो है पोटेशियम सल्फेट, यहाँ 4 छूटा हुआ है, यहाँ 4 होगा, ठीक है, SO4 होता है। और उसके बाद 2H2O जल बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा है तो अब क्या बना? सोडियम क्लोराइड, साथ में बना हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी जल बना। तो ये सारी बातें को याद रखना है, ये सभी क्या चीज़ के अंतर्गत आ रहा है? तो आप कहेंगे ये सारे चीज़ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है। आगे कहता है उष्मा या उष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 2 भागों में बांटते हैं। जैसे एक होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी एक एक्सोथर्मिक, जहाँ एनर्जी निकलता है। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दो आप, जल बनेगा, उष्मा साथ में गर्मी बहुत सारा निकलता है। आगे है कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाइए, CO2 बनेगा, साथ में उष्मा मिलेगा। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाइए, नाइट्रोजन क्या बोलता है इसको? अमोनिया बनेगा और साथ में उष्मा निकलेगा। उष्मा शोषी अभिक्रिया की बात किया तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि जब नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से मिला है तो आपको गर्म करना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन होकर बनेगा 2NO, मतलब क्या बनेगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहाँ कार्बन का जब देखेंगे सल्फर से रिएक्शन हुआ है और हीट कराया गया है तो क्या बन रहा है? कार्बन सल्फाइड बोलते हैं इसको, और क्या होता है यहाँ हीट कंप्लीटली खत्म हो जाता है, तो उष्मा क्या कहलाता है? शोषी कहलाता है। पर गौर से सुने, प्रकाश, विद्युत और उष्मा के द्वारा होने वाले अपघटन अभिक्रिया जो होता है ना, ये गौर से याद रखें, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इन सभी में ऊर्जा नहीं मिल रहा है, इसमें भी ऊर्जा, इसमें भी ऊर्जा, इसमें भी ऊर्जा खत्म हो रहा है। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला रासायनिक अभिक्रिया हमेशा उष्मा शोषी होता है, आप समझिएगा, ठीक है? तो याद रखना है ये चीज़ों को। एक और बात जानिए, उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, कि पूर्ण हो जाने पर जितनी उष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, समझे? गौर से सुनिएगा, उसे अभिक्रिया की उष्मा या अभिक्रिया के इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये लाइन को रटना पड़ेगा आपको, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। उष्माक्षेपी या उष्मा शोषी अभिक्रिया के पूर्ण होने पर जितनी उष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है उसे अभिक्रिया की उष्मा या अभिक्रिया की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अंडरस्टैंड? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, उसे अभिक्रिया की उष्मा या अभिक्रिया की इंथैल्पी कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। मैंने यह बताया कि देखिए ऊपर, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? हाँ, उष्माक्षेपी, ये चीज़ तो माइंड में बैठ गया ना, ये चीज़ पर फोकस करिएगा। ये क्वेश्चन जब आता है कि अभिक्रिया की उष्मा या अभिक्रिया की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो जितनी पूर्ण रूप से उष्मीय उत्सर्जन या अवशोषित होता है, जितना ऊर्जा की मात्रा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंथैल्पी बोला जाता है। ये नया शब्द है, इसलिए मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ इस पर। आगे कहता है रासायनिक समावस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग है। जैसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऊपर मैंने बताया था, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, मतलब इधर से इधर तो होगा, इधर से इधर बनेगा, इधर से इधर बनेगा, लेकिन इधर से इधर नहीं आएगा।
लेकिन वही जब नीचे देखेंगे तो आप देखिए इस रिएक्शन को इधर से ये हो रहा है, ये जो साइन मैं बताया था कुछ देर पहले ऐसे बनाकर, याद आया? तो ये दोनों तरफ हो सकता है रिएक्शन। इसको पढ़ के मैं समझा दे रहा हूँ, 1 सेकंड लगेगा। कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे कह रहा है जो निर्मित उत्पाद जो होते हैं ना, वो पुनः जो कहता है रिएक्टेंट नहीं बनता, अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता है, समझे? अनअत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे तो मतलब गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड से मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। ये सभी रिएक्शन इधर से तो इधर जाएगा, लेकिन इधर से इधर खुद नहीं आएगा। क्लियर हुई बात है? यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, ठीक है। इस अभिक्रिया में केवल अग्रिम अभिक्रिया फॉरवर्डेड रिएक्शन होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कुछ निश्चित अवस्थाओं में उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, उन अवस्थाओं में वे उत्पाद भी अभिक्रिया के पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाए तो उत्क्रमणीय कहलाता है। मतलब ये रिएक्शन से ये रिएक्शन हुआ, कुछ कंडीशन रख के, कुछ कंडीशन पर होगा, नॉर्मली ये नहीं होगा रिएक्शन, कोई कंडीशन रखा जाएगा, यहाँ से यहाँ बन गया। अब कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो फिर ये इस चीज़ में बदल जाएगा खुद ब खुद, समझे? तो यहाँ लिखा गया है, उसको पढ़ते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया 2 दिशाओं में संपन्न होती है। यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें अग्रिम अभिक्रिया फॉरवर्डेड रिएक्शन भी होता है तथा रिवर्स रिएक्शन भी होता है, मतलब उल्टी अभिक्रिया। बाईं से दाईं दिशा में होने वाली अभिक्रिया को अभिकारक से उत्पाद बनना कहते हैं, अग्रिम अभिक्रिया कहलाता है। और वहीं दाईं से बाईं अगर हो जाए जिससे अभिकारक उत्पाद जो है अभिकारक में बदल जाता है, उसे उल्टी अभिक्रिया कहते हैं। आगे कह रहा है शब्द को कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान अगर अभिक्रिया क्षेत्र से बनने वाली उत्पाद को हटा लिया जाए तो अभिक्रिया जो होता है वह अनुत्क्रमणीय हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि इस तरफ से जो बन के प्रोडक्ट के तरफ जा रहा है, इधर से जो इधर जा रहा है, आप इन दोनों को अलग अलग हटा लीजिए, बात खत्म, फिर रिएक्शन नहीं होगा। ये बना और जिस कंडीशन में बन रहा था उस कंडीशन को, जैसे धूपा में बनता है, धूपा को हटा दीजिए, अलग रख दीजिए, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। डार्क बोतल के अंदर रख दिया जाता है। बात समझ में आया? तो ये सारी बातें हैं। कहाँ तक मैंने कहा था? हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग उल्टी अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, उस अवस्था को रासायनिक समावस्था बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ कह रहा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसको कहा जाता है। रासायनिक समावस्था में अभिकारक तथा प्रतिपल का सांद्रण स्थिर हो जाता है, मतलब इधर से जो उधर बन रहा था उधर से इधर बन रहा था, दोनों बैलेंस हो जाता है। क्लियर है बात है? अब हम करेंगे एक शब्द पर जोर देंगे, अभिक्रिया के वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर रिएक्शन होने के लिए कोई चीज़ रखे, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एक ही लेवल में होगा, वो रिएक्शन चेंज होते रहता है ना, उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक हो गया उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, ये बात तो हम लोग जानते हैं। इस दौरान अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रण यानी इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स घटते जाते हैं और उत्पाद का सांद्रण बढ़ता जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण के परिवर्तन की अभिक्रिया को वेग ऑफ रिएक्शन कहते हैं, समझे? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया के वेग को 2 तरह से परिभाषित किया जाता है। पहला है आपका, तो इसको याद रखने का जरूरी है, समझे? रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिकारक की सांद्रता में कमी और नीचे समय अंतराल, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज जा सकता है, बारिश हल्का हल्का शुरू हो गया और हवा चल रही है, लेकिन क्लास कंप्लीट करा देते हैं, आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। रासायनिक अभिक्रिया की दर, देखिए उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि और समय अंतराल। आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं, यहाँ पे अभिकारक में कमी आती है और उत्पादक में वृद्धि होती है, नीचे जो समय लगा, इससे आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, क्योंकि असल में अभिकारक ही ना उत्पाद बनता है, तो दोनों का वैल्यू समान आएगा। आगे कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो पहला है अभिकारकों का सांद्रण तथा गैसीय अभिकारकों के संदर्भ में दाब जितना ही अधिक होता है, दाब जो है जितना ही अधिक होता है, अभिक्रिया की दर उतनी ही तेज हो जाती है। प्रेशर पर कोई अभिक्रिया बहुत तेज होता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। बात समझ में आया? अभिक्रिया का जो वेग होता है, मतलब कितना तेजी से होगा, वो सांद्रण पर डिपेंड होता है, समानुपाती होता है। अगला पॉइंट कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया सबसे ज़्यादा ताप यानी ऊष्मा से प्रभावित होती है।
कह रहा जितना अधिक आप उष्मा देंगे उतना ही तेज अभिक्रिया होती जाएगी। सामान्यतः 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग जो होता है दुगना हो जाता है। तो ये एक बार एग्जाम में आया था कि कितना डिग्री टेम्परेचर लगभग बढ़ने पर क्या होता है, दुगना हो जाता है। ये गारंटीड नहीं है लेकिन अंदाजन है। एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक से अधिक अवस्था में अभिकारक होता है, ठोस, द्रव और गैस में हो, उसे विषमांगी अभिक्रिया कहते हैं। और ये चीज़ जानना है आपको, हेट्रोजेनियस क्या होता है। जैसे क्या करा, अभिकारक जो है ना, ठोस, द्रव, गैस, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ये क्या हुआ, विषमांगी हुआ ना जी। ये गैस है और ये ठोस है, बात समझ में आया। और जो CO2 बन रहा है तो अभिकारक जो होता है एक से ज़्यादा स्थिति में हो तो विषमांगी होता है, हेट्रोजेनियस रिएक्शन। विषमांगी अभिक्रिया के संदर्भ में अभिक्रिया के बाह्य सतह का जो क्षेत्रफल होता है ना, जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक हो जाता है विषमांगी में। आगे कहता है ठोस अभिकारकों को टुकड़े टुकड़े करने पर सतह बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया तेज हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था नॉर्मल एग्जाम में, UPSC का क्वेश्चन बताता हूँ। पूछा हुआ था कि एक रिएक्टेंट है जो कि 1 kg का, उसे तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में बना दिया गया, उसको 25 टुकड़े कर दिए गए। अब जो अभिक्रिया कराया जाएगा तो उसके तुलना में क्या होने वाला है, तो अभिक्रिया तेज हो जाएगी। इसको याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर अभिकारकों की प्रकृति क्या होती है, नेचुरल ऑफ रिएक्टेंट्स पर निर्भर करती है। आगे कहता है कि विभिन्न प्रकार के धातु अधातु की अभिक्रियाशीलता एक समान नहीं होती है, अलग अलग होता है। सही बात है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक के कैटलिस्ट भी प्रभावित करता है। मान के चलिए उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया को तेज भी कर सकता है अथवा मंद भी कर सकता है। ऐसा नहीं सोचिए कि जो अभिकारक होता है हमेशा तेज ही करता है, बढ़ा भी सकता है रिएक्शन, कम भी कर सकता है। इसको पढ़ लेते हैं जरा इसके बारे में। उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या आखिर होता है, तो कह रहा है उत्प्रेरक वे बाहरी पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को या तो क्या करेगा, परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं अभिकारक में अंत में रासायनिक अभिक्रिया के दृष्टिकोण से अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब है वो जो था वही रहेगा, वो ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये ध्यान रखना है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को गौर से सुनिएगा। उत्प्रेरक या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। अंडरस्टैंड? तो यस सर, अंडरस्टैंड। कह रहा रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, भौतिक अवस्था परिवर्तित हो सकता है, परंतु रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज़ समझने की बात है। आगे कह रहा है उत्प्रेरक पदार्थ में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला है अभिकारक के अंत में उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका भौतिक जो है भौतिक अवस्था में चेंजिंग आ सकता है। ठोस से हो सके वो लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड से गैस बन जाए। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। उत्प्रेरक जो अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है बल्कि अभिक्रिया के वेग को तेज कर देता है या घटा देता है। बात समझ में आ रही है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की ही जरूरत होती है। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिकारकों की जो पर्याप्त मात्रा के बीच में अभिक्रिया को संपन्न कर सकता है। उत्प्रेरक महीन चूर्ण के रूप में ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर उत्प्रेरक ठोस है तो आप क्या करेंगे, उसको महीन चूर्ण करके डालिए। कोई भी उत्प्रेरक किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही उत्प्रेरक हर जगह लागू होगा। देख रहे हैं साफ साफ लिखा है कि सभी अभिक्रिया में एक ही उत्प्रेरक नहीं चलने वाला है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के समाव्यवस्था में परिवर्तन ला देता है। बात समझ में आया? मान के चलिए अभी जैसा थोड़ा देर पहले आपने देखा था कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो इधर का जो चीज़ रिएक्टेंट है इधर का है, अब बराबर हो चुका है, ये बन के ये बन चुका है। अब इधर से इधर भी बन रहा है, इधर से इधर भी बन रहा है, बैलेंस हो गया है। अब जैसे ही इसमें रख दीजिए आप उत्प्रेरक, फटाफट अब फिर रिएक्ट होने लगेगा। बात समझ में आया? इसी को बोलते हैं समाव्यवस्था की स्थिति में क्या करता है, बल्कि कम समय में समाव्यवस्था को स्थापित कर देता है, तुरंत रिएक्शन करवा के कंप्लीट करता है। उत्प्रेरक के प्रयोग करने पर अभिक्रिया में बने उत्पाद की प्रकृति में कोई अंतर नहीं आता है। बिना उत्प्रेरक के जो रिएक्टेंट बन रहा था प्रोडक्ट बन रहा था वही अभी भी बनेगा, बस ये तेज करता है या तो धीमा करता है। संक्रमण धातु जिसको ट्रांजिशन मेटर बोलते हैं सबसे अच्छे उत्प्रेरक कहे जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे आ गया ना, पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है रेलवे का ये, कि सबसे अच्छा उत्प्रेरक कौन होता है, संक्रमण धातु बोला जाता है जिसको ट्रांजिशन मेटर बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसके अलावा धातु के ऑक्साइड होते हैं सो जल वाष्प बहुत ज़्यादा मात्रा में तथा अम्ल या क्षार में भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। अम्ल क्षार भी इसका काम करता है। क्लियर हो रही है बातें? एक चीज़ समझिए, उत्प्रेरक का वर्गीकरण टाइप्स एंड नेचर ऑफ कैटलिस्ट। पहला है धन उत्प्रेरक जिसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। एकदम आसानी से समझ में आएगा, एक भी भारी बात है ही नहीं। ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की वेग को बढ़ाता है तो धनात्मक कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुई बातें? अधिकांश उत्प्रेरक धनात्मक ही होता है। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट को आप
गर्म कर रहे हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। बीच में आप देखिए यहाँ पे रखे हुए आप मैग्नीज ऑक्साइड डाल दिए हैं, तब जाके ये रिएक्शन तेज में हो पाता है, वरना धीरे धीरे बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोडियम को आप क्या कर रहे हैं, सोडियम को हाइड्रोजन के साथ रख रहे हैं और आयरन रख दीजिएगा तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, MnO2 और Fe क्या है, धन उत्प्रेरक है, मतलब अभिक्रिया को तेज करेगा। ऋण उत्प्रेरक उसका उल्टा होने वाला है, निगेटिव कैटलिस्ट, ये वेग को घटा देता है, ऋण उत्प्रेरक कहलाता है। इसका भी एग्जाम्पल एक देखिए, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड आई थिंक बोलते हैं, ठीक है। ये आगे देखिए ग्लिसरॉल यहाँ डाले आप तो ये जल बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है, और ये स्लो होगा तब ये रिएक्शन होगा, अगर फास्ट करवाएगा तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए इस चीज़ को ग्लिसरीन यहाँ पे डालते हैं। समझ में आ रही है बातें? यस सर, समझ में आ रही है। यहाँ कह रहा है एक गौर से सुनने वाली बात है, ऑटो कैटलिस्ट, ये क्या है भाई? स्व उत्प्रेरक, नाम से कुछ लग रहा है कि पहचान पाएंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला, गौर से सुनिएगा, उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लगे, समझ रहे हैं बात, तो उसको स्व उत्प्रेरक बोलते हैं। समांग उत्प्रेरक क्या है? होमोजीनियस कैटलिस्ट, बहुत आसान है, नाम से ही पकड़ लिए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जब उत्प्रेरक अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था के समान हो तो उसे उत्प्रेरक समांग उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे देखिए ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस आप डाल दिए तब ये बन रहा है, तो समझ गए ये क्या हो गया, समांग हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डाल दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया आप। यहाँ पे देखिएगा CH3COOC2H5 है, इसमें जल डाले आप, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, आप HCl लिक्विड डाल दिए, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड बन रहा है। NO तथा HCl समांग उत्प्रेरक के उदाहरण हैं। अच्छा, विषमांग उत्प्रेरक क्या हो जाएगा? हेट्रोजेनियस, समझ गए होंगे, उत्प्रेरक और अभिकारक की भौतिक अवस्था से अलग टाइप का चीज़ आपने डाला है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमांग उत्प्रेरक कहेंगे। जैसे देखिए ये गैस है, ये गैस है, आपने इसमें डाल दिया सॉलिड, तो क्या बन गया, लिक्विड बन रहा है, NH3। अगला है NH3, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, आप फिर से प्लेटिनम डाल दिए हैं, यानी आप क्या डाल दिए, सॉलिड, गैस बन गया और यहाँ पे लिक्विड बन गया, तो विषमांगी समझ में आ गया। अच्छा, उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, जिसको कैटलिस्ट प्रोमोटर्स बोलते हैं। ये कोई एग्जाम में अभी 2-3 एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन करके पूछा था, पढ़िए अच्छे से। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक नहीं होते हैं परंतु उसकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसे वर्धक या उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। बात समझ में आ? जैसे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में मोलिब्डेनम MO, ठीक है, और पोटेशियम तथा एल्युमिनियम के ऑक्साइड K2O+ Al2O3 वर्धक का काम करता है। जैसे आप देखिए आयरन क्या है, कैटलिस्ट है, और यहाँ पे क्या नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से आपने मिलाया, ये क्या बन रहा है आपको, NH2 बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे कैटलिस्ट तो आपका Fe है, लेकिन अगर आप इसमें मोलिब्डेनम डाल दिए या ये दोनों डाल दीजिए, पोटेशियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड डाल दीजिए, तो आपका ये फेरस जो है बहुत फास्ट रिएक्ट कराएगा इन दोनों को। समझ में आ रहा है? तो ये बनेगा। आगे देखेंगे, एक और शब्द को समझना है, उत्प्रेरक विष क्या होता है। अभी आपने देखा उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है, अब उत्प्रेरक विष की बात सुनिएगा। उत्प्रेरक विष, कैटलिस्ट पॉइजन इसको बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को ही घटा देता है या नष्ट कर देता है, बात समझ में आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक विष बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि है, इसमें Ar2O3 जिसको आर्सेनिक ऑक्साइड बोलते हैं, ये जो है काम खराब करने के लिए आता है, उत्प्रेरक विष का काम करता है। आप समझिए ज़रा, सल्फर डाइऑक्साइड आपने लिया और आपको क्या किया, ऑक्सीजन में आप सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों गैस को रिएक्ट करा रहे हैं आप बन के सल्फर डाइऑक्साइड आएगा। प्रॉब्लम क्या करता है कि प्लेटिनम इसका रिएक्शन कराता है अच्छे से, बट जैसे ही नीचे में आप ये आ जाता है Ar2O3, ये क्या करता है, इसके कार्य क्षमता को कमज़ोर कर देता है और रिएक्शन को एकदम स्लो कर देता है। क्लियर हुई बात? आगे सुनिएगा, ये दोनों शब्द को याद रखिएगा। अभी तक जितनी बातें पढ़े उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इस पर क्वेश्चन आता है। उत्प्रेरक वर्धक सुन के ऐसा लगता है जो क्या करता है, प्रमुख उत्प्रेरक कुछ को जानिए। जैसे अमोनिया निर्माण में हैबर विधि में आयरन का यूज होता है, ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक आयरन है, रिएक्शन भी देख सकते हैं। मेथिल एल्कोहल के निर्माण में जिंक ऑक्साइड हो गया और क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, देख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं और जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड डालते हैं तो क्या बन के निकल के आता है, एल्कोहल बनता है, जिसको बोलते हैं मेथेनॉल।
मेथिल एल्कोहल बोलिए या मेथेनॉल बोलिए, बात एक ही है, बात समझे। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण हेतु जो संपर्क विधि होता है इसमें प्लेटिनम और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, वेनेडियम बोलते हैं, V से वेनेडियम होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। और साथ में आप देख सकते हैं उत्प्रेरक डाला हुआ है। उसके आगे भी रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन आपको सिर्फ वहाँ लिखा गया है। नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3 निर्माण में जो विधि प्रयोग होता है उसको बोलते हैं ऑसवाल्ड विधि, और इसमें प्लेटिनम धातु उत्प्रेरक के तौर पे काम कर रहा होता है। देख सकते हैं आप, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, मिल के नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल बन रहा है, बीच में प्लेटिनम बैठा हुआ है रिएक्शन को तेज करने के लिए। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल धातु उत्प्रेरक के रूप में काम किया जाता है। जैसे वनस्पति तेल है, इसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, निकेल धातु डाल देते हैं, वसा बन जाता है। क्लोरीन उत्पादन के कौन सा विधि, तो डीकन विधि में कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड जिसको बोलते हैं, का इस्तेमाल उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जो रिएक्शन देख सकते हैं, एसिड है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन बन रहा है और जल बन रहा है, बीच में डाला हुआ है आपका क्यूप्रिक क्लोराइड। देखिए एक चीज़ समझिए, एक होता है क्यूप्रिक क्लोराइड, एक होता है क्यूप्रस क्लोराइड, बात समझ में आया। वो दोनों अलग अलग है, यहाँ क्यूप्रिक क्लोराइड लिखा गया है, ये चीज़ समझिए। आगे कह रहा है आपका एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, तो सजीवों को जीवित बनाए रखने हेतु उनके जीवित कोशिका में अनेक रासायनिक अभिक्रिया लगातार संपन्न होती रहती है। कह रहा है कि जीवित कोशिका में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है बात, तो यस सर। एंजाइम जटिल प्रोटीन अणु यानी कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। आगे कहता है जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य जो है करते हैं। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी उत्प्रेरक का ही काम करते हैं। जैसे एंजाइम द्वारा उत्प्रेरक के कुछ अभिक्रिया देखिए, इनवर्टेस एंजाइम चीनी को ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में बदलने के लिए आप देख सकते हैं इन्वर्टेज का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ पे C12H22O11 है और H2 है, ये चीनी है, और यहाँ से ग्लूकोज बन गया C6H12O6 इंटू C6H12O6। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों बन चुका है। आप कहिएगा दोनों का सूत्र सेम है, तो जी दोनों का सूत्र सेम होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है। आगे का रहा है डायस्टेट एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। डायस्टेट एंजाइम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपको ग्लूकोज, ठीक है, स्टार्च ग्लूकोज को ही कहते हैं, समझे। और जल है सामने में, आप देख सकते हैं बन क्या रहा है, माल्टोज निकल के आ रहा है बनकर। उसी तरह अगर देखेंगे माल्टेज एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। माल्टेज शर्करा को देखिए यहाँ ग्लूकोज बनाया जा रहा है, माल्टेज मिल के बना रहा है क्या चीज़ में, ग्लूकोज में। ईस्ट जो है जाइमेज एंजाइम से प्राप्त होता है। और एंजाइम के बारे में कहता है एंजाइम ग्लूकोज को क्या करता है, एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम है, एथिल अल्कोहल, और सामने में देख सकते हैं CO2 बना दे रहा है। नेक्स्ट है यूरिएज एंजाइम, यूरिएज बोलते हैं, ये क्या करता है, यूरिया के जल अपघटन को उत्प्रेरित करके क्या बना देता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं NH2CONH2N है, ये यूरिया का सूत्र है। यूरिया को क्या किया, जल के साथ आपने मिलाया तो अमोनिया बना, और साथ में आपको बन के क्या निकल कर आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड। लैक्टोबैसिलस एंजाइम क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, दूध को लैक्टोबैसिलस दही में बदल दिया। क्लियर है बातें। रासायनिक बंधन क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग। मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपको कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है, बारिश चूँकि हो रही है, साउंड मुझे मिल रही है। कितना बचा है क्लास देख लेता हूँ, अगर ज़्यादा बचा है तो मैं इसको नहीं, ज़्यादा नहीं बचा, इसको कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है दोस्त, फटाफट करा देते हैं क्योंकि ये टॉपिक बचा रह जाए। थोड़ा सा आप ना ईयरफोन लगा के अगर सुन रहे होंगे तो आपको डिस्टर्ब ज़्यादा होगा, तो हटा के थोड़ा देर कर लीजिए क्लास, ठीक है। थोड़ा साउंड जाता होगा बैकग्राउंड से। किसी अणु में उपस्थित परमाणु जिन बलों के द्वारा परस्पर बंधे होते हैं उसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। उस बल को रासायनिक बल या रासायनिक बंधन कहते हैं। इतनी बात तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं मतलब 5 क्लास 6 क्लास से तो मिलने लगता है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधन टूटते हैं और रासायनिक बंधन बनते भी है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होता है और रासायनिक बंधन बनते हैं तथा नए जो है अणु का निर्माण होता है। ये बात तो हम लोग ऊपर भी देखे हैं। रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं और सारे आराम से दिमाग में आ जाएगा, एकदम टेंशन फ्री रहिएगा, आराम से दिमाग खोले रहिए। सिर्फ वैद्युत संयोजक बंधन जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं,
एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से जब बनता है तो इसी को हम लोग रासायनिक बंधन बोलते हैं, आयोनाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे कह रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन या तो दिया जाता है या लिया जाता है, समझे। धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया मुख्यतः होता है, इसमें वैद्युत संयोजक बंधन बोलते हैं। धातु अधातु के बीच में अभिक्रिया होने पर धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये धातु है, क्लोरीन अधातु है, रिएक्शन होकर NaCl हुआ, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को जाएगा। क्लोरीन का वैलेंसी 7 है और सोडियम का 1 है। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये चला जाएगा क्लोरीन के पास। आप देख सकते हैं सोडियम स्टेबल हो गया क्लोरीन के साथ। यहाँ 2 तरह का रिएक्शन है, ये जो इधर अलग टाइप के दिखाया गया, इधर डॉट से दिखाया गया, ठीक है। दोनों आपका एक ही बात बता रहा है कि सोडियम से निकला है इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास गया। ऐसे यौगिक जिसके अणु में वैद्युत संयोजन बंधन होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक बोलते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक बोलते हैं। इसको आयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है इसके बीच। जैसे NaCl हो गया, एक धातु एक अधातु को देखिए, मार दीजिएगा यही वाला। धातु अधातु के बीच कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम धातु है या अधातु है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये धातु है या धातु है। सोडियम सल्फाइड, तो देखिए यहाँ भी वही चीज़ है। आयनिक यौगिक में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आयनिक यौगिक जो है साधारण ताप पर ठोस अवस्था में होता है, यह एक बात है इसका। आगे कहता है क्योंकि यह यौगिक धनायन या ऋणायन से बने होते हैं, बात समझ में आया, इसीलिए यह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधा होता है। आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत हाईली उच्च होते हैं। ठोस अवस्था में, गौर से सुनिएगा, आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में या जलीय विलयन अगर इसका बनाइएगा तो ये हमेशा याद रखिएगा ये क्या होता है, विद्युत का सुचालन करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेन देन से बनता है। आयनिक यौगिक जल में विलय होते ही जल में विलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलय में ये नहीं जाएगा, समझे। जैसे बेंजीन हो गया, अल्कोहल में अगर आप चाहिए कि मिला दें हम तो नहीं मिला पाइएगा इसको, तो इस जल में घुल जाएगा। जैसे आपको मन है कि हम पेट्रोल में मिला के देख लेते हैं तो नहीं मिलेगा। आपका मन होगा करू तेल में या नारियल का तेल में मिलाना तो नहीं मिलेगा, तैलीय पदार्थ में, पानी में लेकिन मिल जाएगा। आगे अब आइए सहसंयोजक बंधन। कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बनने वाला जो रासायनिक बंधन होता है साझेदारी से, उसको हम लोग सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। सहसंयोजन मतलब साथ में संयोजन करना, जयमाला कर लेना, शादी कर लेना। सहसंयोजक बंधन एक ही धातु तत्व के 2 परमाणु या भिन्न भिन्न अधातु के बीच में बन जाते हैं। कैसे, उसको समझिए। यहाँ कह रहा है, यहाँ पे धातु शब्द नहीं दिखेगा आपको, अधातु सिर्फ। जब कभी अधातु किसी दूसरे अधातु से अभिक्रिया करता है, बात समझ में आया, उसके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है, लेन देन नहीं होता है, सहसंयोजक बंधन बनता है। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जैसे कि हाइड्रोजन के बीच में H2 बना, क्लोरीन के बीच में Cl2 बना। और उदाहरण देख सकते हैं, HCl हो गया, CH4 हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया। जैसे CH4 को देखिएगा तो एक यहाँ हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक ऊपर हाइड्रोजन, चारों तरफ हाइड्रोजन लगता है सिंगल बॉन्ड के साथ। आगे आपके साथ डबल कोवैलेंट बॉन्ड यानी द्विसहसंयोजक बंधन, 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बने बंधन को क्या बोलते हैं, द्विसहसंयोजक बंधन बोलते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं O2 हो गया, CO2 हो गया, C2H4 हो गया। इसको समझा देते हैं रिएक्शन से। कार्बन का 1 2 4 टोटल वैलेंस होता है, 4 मैंने लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया और ऑक्सीजन लिख दिया। ऑक्सीजन का 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा और ये रिएक्ट कर लेगा, ये साझा कर लेगा, ऐसे ऐसे, समझे। तो ऐसे करके याद रखिएगा। डबल बॉन्ड बना है ना, जैसे आप देखेंगे इसका मैं बनाता हूँ, कार्बन इसके बीच डबल बॉन्ड कर दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए और चारों हाइड्रोजन 4 जगह पे ऐसे डाल दीजिए। अब बीच में देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड इसी तरह का दिखता है, जैसे आप देख सकते हैं N2 हो गया, C2 हो गया, समझे, और H2 हो गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक साथ है C2H2। जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड कर दीजिए तो एक और इसको चाहिए, तो इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, ये देखिए एथाइन है। इसका नाम क्या है, C2H2 को एथाइन बोलते हैं। आगे आइए, यहाँ कह रहा है कि समान प्रकार के परमाणु के बीच बने सहसंयोजक बंधन को, गौर से सुनिए, समान प्रकार के परमाणु हैं, जैसे ये सब देखिए, ये सब देख लीजिए नीचे, सभी समान प्रकार का है। सहसंयोजक बंधन जो है को अध्रुवीय सहसंयोजक यानी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ देखिए अलग अलग टाइप का मिल गया ना, तो कह रहा विभिन्न विभिन्न प्रकार के परमाणु के बीच बनता है, उसको ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बोलते हैं, यानी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर हो रही है बातें। 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बनने में साझेदारी करने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, बंधित युग्म बॉन्ड पेयर कहते हैं।
आगे कहता है तथा वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंधन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, बंधन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, उसे निर्जन युग्म यानी लोन पेयर कहते हैं। जैसे अभी मैंने एक रिएक्शन दिखाया था, यहाँ दिया है क्या, जैसे यहाँ देखिएगा अमोनिया अणु में 3 बंधन युग्म एक निर्जन युग्म बना लेता है। जैसे आप देखेंगे NH3 है, तो आप देखेंगे इसमें कि अमोनिया के चारों तरफ में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन आया है एक एक चारों तरफ से दे दिया, टोटल 8 नाइट्रोजन का पुर गया। तो यस, ये जो 2 गो साइड में बचा है इसी को निर्जन युग्म बोलते हैं, निर्जन जोड़ी बोलते हैं, निर्जन पेयर बोलते हैं। ऐसे यौगिक जिसके अणु में सहसंयोजक बंधन होते हैं, अणु है जिसमें सहसंयोजक बंधन है, समझे, उसे सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला कह रहा है सामान्य ताप एवं दाब पर सहसंयोजक यौगिक गैसीय हो सकता है, वाष्पशील द्रव हो सकता है या मुलायम ठोस सकता है। यहाँ उच्च ठोस की बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग की बात नहीं होती है, क्योंकि इसके अणु में कमजोर अंतराण्विक बल होता है। वहाँ पे क्या था, मजबूत अंतराण्विक बल था। यहाँ पे वंडर वॉल्स बॉल होते हैं, वंडर वॉल्स फोर्स रहता है, इसीलिए सहसंयोजक यौगिक विलयन या द्रवित अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि वो करता था आयनिक बॉन्ड, आयनिक यौगिक सॉरी। आगे कहता है सहसंयोजक यौगिक के बीच अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होती है, जबकि अगर आयनिक यौगिक के बीच देखिएगा तो बहुत तेजी से रिएक्शन होता है। आगे कह रहा है सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलय नहीं होता, लेकिन कार्बनिक विलय में विलय होता है, किसी भी तेल वगैरह में विलय हो जाएगा, विलय समझते हैं, घुल जाएगा। आगे कहता है सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, किसके, आयनिक यौगिक की तुलना में कम होते हैं। इसके अलावा एक और है उप सहसंयोजिक बंधन, क्या होता है इसको समझ लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। करा उप सहसंयोजक बंधन एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंधन है तो सहसंयोजिक बंधन लेकिन विशेष प्रकार का। गौर से सुनिए, दोनों बंधन में अंतर यह है कि, अंतर अब समझाया जा रहा है कि सहसंयोजक बंधन में दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, सहसंयोजक बंधन में दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, परंतु उप सहसंयोजक बंधन में साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अच्छा, समझ में आएगा। अभी 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने बंधन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही परमाणु के द्वारा दिया गया हो उसे उप सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। उप सहसंयोजक बंधन निर्माण में परमाणु के निर्जन युग्म लोन पेयर की साझेदारी जो है होती है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है वह दाता यानी डोनर कहलाता है। जो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दिए बिना इस इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करता है उसे ग्राही एक्सेप्टर कहते हैं। यहाँ पे आइए, नीचे देखिए कुछ उदाहरण कह रहा है। एक NH3BF3 में N और B के बीच में उप सहसंयोजक बंधन देखने को मिलता है। उसी तरह अगर बात की जाए NH4Cl में उप सहसंयोजक उपस्थिति है H2SO4 तथा CuNH3 में उप सहसंयोजक बंधन उपस्थित होता है। उपयुक्त सभी यौगिक में एक से अधिक रासायनिक बंधन मौजूद होता है। आगे आइए, उप सहसंयोजक बंधन तथा जिस यौगिक में अणु उपस्थित रहते हैं उसे उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। फिर से सुनिए, उप सहसंयोजक बंधन तथा जिस यौगिक के अणु में उपस्थित रहते हैं उसे उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। आगे कह रहा है इस यौगिक में निम्नलिखित गुण भी पाए जाते हैं, इसके गुण भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है उप सहसंयोजक यौगिक जल में घोले जाने पर नहीं घुलते हैं। यह यौगिक भी किसके जैसा बिहेव करता है तो सहसंयोजक यौगिक के भांति विद्युत का कुचालक होते हैं। क्लियर है। आगे कह रहा है उप सहसंयोजक यौगिक जल में प्राय अविलय किंतु कार्बनिक विलय में विलय होते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक के तुलना में अगर देखा जाए कम और सहसंयोजक यौगिक की अपेक्षा में अधिक होता है। आगे एक और चीज़ समझिएगा, हाइड्रोजन बंधन यानी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बंधन यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। बात समझ में आ रहा है। इस तरीका के बीच बने रहते हैं, ये परमाणुओं के बीच नहीं है, अन्य परमाणुओं के बीच नहीं है। आगे कह रहा है HF NH3H2O के बीच हाइड्रोजन बंधन है परंतु H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। ये चीज़ समझना है आपको, H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। यहाँ समझिए, हाइड्रोजन बंधन को हाइड्रोजन सेतु यानी कि हाइड्रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना है। हाइड्रोजन बंधन की शक्ति की अगर बात करिएगा तो सहसंयोजक बंधन की अपेक्षा कम होती है। विलय यानी सल्यूट तथा विलायक सॉल्वेंट के बीच में H बॉन्ड रहने पर विलयन की, गौर से सुनिए, विलयन की विलीयता काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाले यौगिकों का द्रव्यनांक और क्वथनांक असामान्य रूप से उच्च होते हैं।
ठीक है, यहाँ देख लीजिए जैसे लिखा गया है प्रमुख सहसंयोजक यौगिक एवं ज्यामितीय आकृति, जो कि याद रखना है, पूछता है एग्जाम में डायरेक्ट। जैसे बेरियम क्लोराइड को एक रैखिक बनता है, कार्बन मेथेन यानी मेथेन है, ये मेथेन को नियमित चतुष्फलक होता है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। NH3 का भी पूछा जाता है, पिरामिडीय होता है। BCl3 का त्रिभुजीय होता है। H2O का पूछता है हमेशा V आकृति का होता है। आगे एक और चीज़ आपको जानना है, SO2 का भी V आकृति का होता है। आगे आपको करा है PCl5 का होता है त्रिकोणीय बाई पिरामिड, एग्जाम में नहीं आता है। CO2 का आपको एक रैखिक आता है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्त तो 1 घंटा के करीब मुझे समय लगा। ये क्या हो गया, रुक जाइए, कुछ गलत जगह पे पहुंच गए हम लोग, थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। अब इधर उधर हो चुका है, 1 सेकंड दीजिए मेरे को। हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर आ गए, थोड़ा देर दीजिए। और इससे अलावा जो भी एक्स्ट्रा क्लासेज है, ये सब परमाणु की संरचना वगैरह में पढ़ा रखा हो। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक बना हुआ है कंप्लीट साइंस के नाम से, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बेहतरीन तरीका से मैं ये चैप्टर आज मैंने कंप्लीट करा आपके बीच में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जितने ऑब्जेक्टिव है इसके बाद, ये सारी चीज़ कंप्लीट कर लिया आज की क्लास में। मैं 1 सेकंड दीजिए मुझे। देखिए इतना सारा क्लास अभी हम लोगों ने करा है। अभी देखिए ये नीचे देखिए, ये जितने ऑब्जेक्टिव है ऑलरेडी मैंने करा रखा है, समझे। PYQ के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें ऑल PYQ लिखा हुआ है साइंस का, उसमें जाकर देखिएगा ऑब्जेक्टिव ढेर सारा, उसमें सब चैप्टर के नाम के साथ उसमें आपको थंबनेल दिख जाएगा, उसको खोल के आप देख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया वाला जाकर देख लीजिएगा, इसमें 119 क्वेश्चन है टोटल, समझे। मैं अभी करा देता बट नहीं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, साउंड हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बैकग्राउंड से आपको बहुत नॉइजी हो रहा होगा, समझे। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आसानी तक आप तक पहुँच सके, क्योंकि इतने बेहतरीन क्लासेज शायद ही देखने को जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।